ये यूपी की 10 राज्यसभा सीटों का परिणाम आ गया और इसमें बीजेपी के 8 कैंडिडेटों की जीत हुई। अखिलेश यादव के 7 विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो गई और इसे 2024 के इलेक्शन से पहले योगी की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विक्ट्री साइन दिखाकर संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनावों का रिजल्ट राज्यसभा की तरह ही रहने वाला है। जो बीजेपी के थे वो लॉयल रहे, जो अखिलेश के थे उन्हें भी योगी ने अपने साथ मिला लिया। ये यूपी में 24 के इलेक्शन का पहला धांसू ट्रेलर है। सोचिए पूरी पिक्चर कितनी सस्पेंस से फुल हो। अपनों से मिले धोखे की यही टेंशन अखिलेश यादव को सताए जा रही है। ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा, अखिलेश यादव के शब्द काफी कुछ बयां कर रहे हैं। यादव फैमिली की छटपटाहट साफ महसूस की जा रही है। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। हमारी लड़ाई और मजबूत दिखाई देगी। ये तो नमूना है। लोकसभा चुनाव आते आते आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आरोप तो कोई भी लगा सकता, उन्हें ये एक बार विचार करना चाहिए कि उनके लोग क्यों भाग रहे हैं उनसे। एक बार उनको विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में कमी है और उत्तर प्रदेश की जनता का जिस प्रकार विश्वास है एनडीए की सरकार में, उसका ये नमूना है। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते और बाद में टूट जाते। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। पहले कहा राज्यसभा में 8 में से 8 हम जीतेंगे और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 में से 80। इलेक्शन राज्यसभा सांसदी के थे, लेकिन प्रैक्टिस लोकसभा चुनावों की थी और इसमें योगी आदित्यनाथ बगैर एरर के सफल हो गए। 2018 के राज्यसभा चुनाव में भी इसी तरह समाजवादी पार्टी के एक विधायक और बीएसपी के एक विधायक ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया था। तब भी 19 का इलेक्शन मुहाने पर था और अखिलेश कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार भी टाइमिंग कमोबेश वही है, मगर सिचुएशन बदल गई है। योगी के इस दांव से अखिलेश के दावों की हवा साइकिल में भरे जाने से पहले ही निकल रही है। डर इस बात का सता रहा है, जब राज्यसभा चुनाव में अपनों को ही नहीं जोड़ पाए तो फिर लोकसभा के इलेक्शन में वोटर कैसे जुड़ेंगे। कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, आरोप पर बता दीजिए। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा होता है, कार्यकर्ता लाठी खाता है, कार्यकर्ता संघर्ष करता है, कार्यकर्ता धरना करता है, कार्यकर्ता पे मुकदमा लिखा जाता है, कार्यकर्ता जेल जाता है। और जब किसी को ओबलाइजेशन देने की बात होती है, किसी को पद और प्रतिष्ठा देने की बात होती है, तो जिसका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं होता है उसको वोट कैसे दिया जा सकता है। अखिलेश यादव बागी विधायकों पर एक्शन के मूड में, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ मौका तलाश रहे हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के 5 विधायक सीएम योगी से मिल चुके। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले मनोज पांडे जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते। सूत्रों का ये भी दावा है कि मनोज पांडे दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि कहीं बीजेपी ने 24 के चुनावी समर में इन्हें उतारने का विकल्प तो ओपन नहीं कर रखा है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में ढिले इसीलिए बताया जा रहा है। संगठन की दृष्टि से हम अपने पूरा लेखा जोखा लेकर, अपनी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर 2024 में, यानी कि अगले महीने से मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे और मोदी जी का जो संकल्प है उस संकल्प को भाजपा के हम सब लोग उत्तर प्रदेश के मिलकर पूरा करेंगे। राज्यसभा के जरिए योगी का 24 के चुनाव वाला कैलकुलेशन क्या है? अखिलेश का कौन सा बागी योगी के किस समीकरण में फिट बैठेगा? इसकी इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो समझ आएगा कि असल में इतना थ्रिलर तो किसी सीरियल में भी नहीं मिलेगा। मनोज पांडे मौजूदा वक्त में ऊंचाहार से विधायक है, जो कि रायबरेली में आता है और इसे गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर पहचान मिली। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से एमएलए, ये सीट अमेठी में आती है और ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से क्या कनेक्शन। महाराजी प्रजापति ने न अपनी समाजवादी पार्टी को वोट दिया और न ही बीजेपी को। ये जिस अमेठी से विधायक है उसकी डिटेल पूरा हिंदुस्तान जानता है। आशुतोष मौर्य बदायूं से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। यहाँ की मौजूदा सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य है। फिलहाल बीजेपी से है, मगर चर्चाएं कैंडिडेट बदलने को लेकर। राकेश पांडे अम्बेडकर नगर के विधायक हैं। इस सीट पर बीजेपी 19 का लोकसभा चुनाव हार चुकी थी और बीएसपी के जो रितेश पांडे सांसद बने, उन्हें अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कराई, यानी बीजेपी इस सीट को भी कंफर्म करना चाहती है।
एक तरह से कहें तो योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है और इसमें न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि गांधी फैमिली को भी गहरा जख्म मिलने वाला है। ऐसा सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया था और अभी तत्काल विधान परिषद के चुनाव आने वाले हैं, तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत शिकायत रही होगी उनकी वो शिकायतें दूर कर दी जाएंगी और ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से ये संदेश जाता कि साफ फैसला गलत हुआ है। सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ का विक्ट्री साइन और अखिलेश के बागी विधायक अभय सिंह का डीपी पर रामलला को लगाना, ये सब कुछ इशारा करता है कि अखिलेश के लिए 24 की डगर में बहुत चैलेंज है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने संभल, मैनपुरी और रायबरेली सीट के लिए फिर से रणनीति बनाई है। इनमें संभल सीट से एसपी कैंडिडेट शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है, जबकि मैनपुरी सीट से डिंपल के खिलाफ जयवीर सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा रायबरेली से गांधी परिवार इलेक्शन फाइट करता है तो आदित्य सिंह या फिर मनोज पांडे को बीजेपी टिकट दे सकती है। ये तीनों ही वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी 2019 के इलेक्शन में हार गई थी, मगर अब योगी मिशन 80 में किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। अगर रायबरेली सीट के पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें तो आदित्य सिंह को पहले ही बीजेपी में शामिल कराया जा चुका है, जो कि रायबरेली सदर से विधायक है। 2019 में सोनिया को टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप सिंह भी बीजेपी का हिस्सा है। दिनेश प्रताप सिंह की रायबरेली के हरचंदपुर इलाके में अच्छी खासी पकड़ है, जबकि मनोज पांडे 2012 से नॉन स्टॉप ऊंचाहार से विधायक बन रहे हैं। सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में यही तीनों जगह इस बार इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा फर्क और बीजेपी के लिए माइलेज वाली साबित हो सकती है, क्योंकि रायबरेली सदर से सोनिया को 1,23,043 वोट मिले थे, जबकि इसके उलट बीजेपी कैंडिडेट को 61,637 वोट। ऊंचाहार में सोनिया को 1,03,438 वोट मिले थे और बीजेपी को 76,234। हरचंदपुर में सोनिया 98,383 वोट लेकर आई थी और बीजेपी के खाते में 72,181 वोट आए थे। अगर इन तीनों ही जगह के वोट को कैलकुलेट करें तो सोनिया के वोटों का आंकड़ा 3,24,864 रहा, जबकि बीजेपी के वोट 2,10,052 थे, यानी 1,14,812 वोटों का अंतर। जबकि रायबरेली की सभी 6 विधानसभा सीटों को जोड़ दिया जाए तो सोनिया की जीत का मार्जिन था 1,67,000 वोट। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी मनोज पांडे के जरिए बहुत बड़ा गेम करने वाली है। उनके इमेज का 24 के चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि रायबरेली के न सिर्फ 11% ब्राह्मण वोटर बल्कि 34% दलित वोटरों में भी उनका दबदबा माना जाता है और वो आखिरी दोनों चुनाव मोदी योगी की लहर के बावजूद जीतने में सफल रहे थे। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं, इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं, इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे। और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं, उस पर भी लोगों ने विरोध किया, इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। यूपी राज्यसभा में 31 सांसदों को भेजती है और लोकसभा में 80। बीजेपी के पास इस इलेक्शन से पहले 16 राज्यसभा सांसद बचे थे और समाजवादी पार्टी के 2। अब बीजेपी का आंकड़ा 8 सांसदों की जीत के बाद 24 हो जाएगा, जबकि समाजवादी पार्टी का 2 सांसदों की जीत पर 4। अब राज्यसभा के बाद योगी का टारगेट लोकसभा है, जहां वो 100% नंबर से पास होना चाहते हैं और इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार है।